साथियों जय भीम, मैं हूं हितेश और आप देख रहे हैं द थिंक। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द थिंक पर। आज हम बात करने वाले हैं भीमा कोरेगांव पर। भीमा कोरेगांव का इतिहास क्या है, भीमा कोरेगांव का हिस्टोरिकल क्या बैकग्राउंड है, उसकी सामाजिक और राजनीतिक क्या पार्श्वभूमि रही है। इस भीमा कोरेगांव का इतिहास मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ कि 500 महारों की फौज ने 28,000 पेशवाई को ख़त्म करने का काम जो था 1 जनवरी 1818 को किया हुआ था। और यह जो लड़ाई थी ये पेशवा और 500 महार सैनिकों के बीच में हुई थी। इस लड़ाई में 500 महार सैनिकों ने 28,000 पेशवाई के सैनिकों को धूल चटा दिया था और उसी बात पर आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भीमा कोरेगांव यह जो विषय है बहुत सालों से ये विवादात्मक विषय रहा है और इस विवादात्मक विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में सोशल एक्टिविस्ट है जो कि पराग महेंद्र है और हमारे द थिंक के जो रिपोर्टर है स्नेहा ताई, जिनको हम स्नेहा ताई गटपाले के नाम से जानते हैं। तो आज हम इनसे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का स्वागत करना चाहता हूँ हमारे इस द थिंक के चैनल पर। और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो भीमा कोरेगांव का जो विषय है, ये विषय जो है पहले से ही बहुत विवादात्मक रहा हुआ है और इस विवादात्मक विषय पर बहुत सारी जो पॉलिटिक्स हो रही है, सोशल पॉलिटिक्स हो रही है और जितनी भी बड़ी बड़ी जो लोग हैं यहाँ पर पॉलिटिक्स करके अपनी कहीं ना कहीं समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इसके पीछे का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में हम बात जैसे कर रहे हैं तो जैसे भीमा कोरेगांव की जब हम बात करते हैं या भीमा कोरेगांव की का जो विषय है वो हमेशा 31 दिसंबर और 1 जनवरी के आसपास ये निकलता है। 2018 के बाद ये विषय जो है काफ़ी सेंसिटिव बन चुका है। इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो काफ़ी लंबा है, लेकिन मैं शॉर्ट में यह बताना चाहूँगी कि ये 500 अभी जो मीडिया के अंदर जो चर्चाएँ हो रही है तो मनुवादी मीडिया अक्सर यही बात करेगी कि 500 महारों ने जो है वो गद्दारी की और इस देश में जो मतलब महाराष्ट्र के अंदर जो पेशवाई थी, मतलब उन्हें वो पेशवाई को ये बताते हैं कि वो देशभक्त है और जिन 500 महारों ने ये विद्रोह किया वो गद्दार है। मतलब एक बीजेपी का जो एक नेता था उसका भी ये स्टेटमेंट था कि ये जो लोग हैं ये अंग्रेजों का विजय वहाँ पर सेलिब्रेट करने जाते हैं। हाँ, तो ये अंग्रेजों का विजय है और इसीलिए महार कम्युनिटी को गद्दारों की लिस्ट में उन्होंने भेजा। तो बैकग्राउंड अगर हम ये देखा जाए तो चर्चाएं ये नहीं होनी चाहिए कि गद्दार कौन है और देशभक्त कौन है। चर्चाएं ये होनी चाहिए कि ये जो युद्ध हुआ इस युद्ध के पीछे एक क्या वजह रही। तो जब इसकी वजह को अगर हम ढूंढते हैं, इसकी जड़ में जब हम पहुंचते हैं, तब हमें यह पता चलता है कि जो 500 महारों ने जो विद्रोह किया वो उनके हजारों सालों की जो गुलामी है उसके खिलाफ में विद्रोह था। तो बात इस बात की होनी चाहिए कि वो जो गुलामी थी वो कहाँ से आई, उस गुलामी को ख़त्म करने के लिए यह विद्रोह हुआ, इस पर चर्चाएं होनी चाहिए। लेकिन हमारे देश के अंदर राजनीतिक कहो या सामाजिक कहो या फिर मीडिया के माध्यम से जो चर्चाएं होती है वो गलत दिशा में होती है। तो ये गलत दिशा में चर्चाएं होना कहीं ना कहीं समाज को बदनाम करता है। कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम का जो मीडिया है इस बात को हमेशा निगलेक्ट करते हुए दिखाई देता है। यहाँ पर वो चर्चा करता है कि यहाँ पर जो लड़ाई हुई ये अंग्रेजों का विजय था। हाँ। और वो कहीं ना कहीं जो इसको जो है टॉलरेट करने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो चर्चाएं ऐसी मैं बताना चाहूँगी आपके अपने चैनल के माध्यम से कि चर्चाएं ये होनी चाहिए कि परंपराओं ने, धर्मशास्त्रों ने, धर्म ग्रंथों ने जिन 500 महारों ने ये विद्रोह किया उस विद्रोह करने के पीछे का जो कारण था, जो गुलामी थी, उस गुलामी पर पहले चर्चा करो। क्या बताया धर्म व्यवस्था ने, क्या बताया धर्म ग्रंथों ने? धर्म ग्रंथों ने बताया कि भाई अभी जिस महार कम्युनिटी की हम बात कर रहे हैं तो पूरे देश के अंदर अगर आप देखो तो जो पेशवाई ने जो हमारे 500 महारों ने जो जिसका विद्रोह किया उस कम्युनिटी के साथ, उस अछूत कम्युनिटी के साथ धर्मशास्त्रों ने कैसा व्यवहार किया, कैसा बर्ताव किया। उन्हें पानी नहीं पीने दिया जाता था, ये हम अक्सर सुनते हैं। उन्हें रोड पर चलने नहीं दिया जाता था, ये हम सुनते हैं। वो अगर रोड पर चलते हैं तो उनके पैरों के निशान सड़क पर नहीं उतरने चाहिए। अगर वो रोड पर चलते हैं तो उनकी छाव कहीं नहीं पड़नी चाहिए।
अगर वो थूक नहीं सकते, थूकने के लिए उनके गले में मटका होना चाहिए। अगर वो पैर के निशान उनके सड़क पर आते हैं तो वो खुद ब खुद मिट जाने चाहिए करके उनके कमर में झाड़ू है। तो ये व्यवस्था पूरे देश के अंदर अगर कहीं थी तो पेशवाई के काल में थी। तो इन मुद्दों पर बात करो, किसी इंसानियत को शर्मसार करने वाली परंपराओं को जिस पेशवाओं ने चलाया, उस इंसानियत को बरकरार रखने के लिए अगर कोई कम्युनिटी विद्रोह करता है तो वो गद्दार कैसे हो सकता है? गद्दार हम पेशवाओं को कहना चाहिए कि उन्होंने इंसानियत के खिलाफ जाकर धर्मशास्त्र बनाए, धर्म ग्रंथ बनाए और उसके माध्यम से समाज को गुलाम बनाने की उन्होंने एक परंपरा बनाए, एक सिस्टम बनाए। तो ये गद्दारों की लिस्ट में पेशवाओं का नाम क्यों नहीं आता? गद्दारों की लिस्ट में उनका नाम कैसे आएगा जो अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं, उनका नाम नहीं आना चाहिए। पराग जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 1818 की जब लड़ाई होती है तो उसके बाद में एक रिवॉल्यूशन जो है, एक क्रांति वहाँ से शुरू होती है और उसी क्रांति के बाद में कहीं ना कहीं देश में परिवर्तन आता है। तो उसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, क्योंकि उसी तभी से हमारे महापुरुषों का जो है संघर्ष चालू होता है। महात्मा फुले को हम पढ़ते हैं, बाबा साहब को पढ़ते हैं, मान्यवर साहब कांशीराम जी को भी हम पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे महापुरुषों को वहाँ से प्रेरणा मिलती है। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? हाँ, सभी को सबसे पहले जय भीम और द थिंग का बहुत बहुत धन्यवाद मैं यहाँ पर अदा करता हूँ, जिन्होंने हमें अपनी बात रखने का मौका दिया। और जो आपने सवाल पूछा उसके ऊपर मैं ये कहना चाहूँगा कि जब 1 जनवरी 1818 को ये जो 500 शूरवीरों ने 28,000 पेशवाओं को मौत के घाट उतरने का काम किया है, उनको ख़त्म करने का काम किया है, जो उन्होंने अपनी स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी है, तो इसके पीछे का जो इसके बाद में जो क्रांति हुई वो इस प्रकार की थी कि जिन लोगों को अपना हक अधिकार नहीं मिला था, इंसानों के तरह उनको जीने का हक अधिकार नहीं था, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई है 1 जनवरी 1818 के बाद में। और इसी का एक जब अंग्रेज़ों का इस देश के अंदर में शासन आया, तो अंग्रेज़ों के शासन के बाद में उनको अपना एडमिनिस्ट्रेशन बनाना था और अपना एडमिनिस्ट्रेशन बनाने के लिए उनको लोगों की ज़रूरत थी और वो लोग होना चाहिए था शिक्षित। अगर वो लोग शिक्षित रहेंगे तो वो उनके काम में आएंगे, ऐसा उनका एक मोटो था। लेकिन इसी के साथ साथ बहुजन समाज के जो लोग हैं, SC ST और माइनॉरिटी के लोग, इनका फ़ायदा इस तरीके से हुआ कि उनको शिक्षा का अधिकार मिला। जिन पेशवाओं ने हज़ारों सालों से बहुजनों को शिक्षा का अधिकार नहीं दिया, वंचित रखा था, उनको शिक्षा का अधिकार मिला। और इस शिक्षा का अधिकार से एक व्यक्ति निकल के आते हैं जिनका नाम रहता है ज्योतिराव गोविंदराव फुले। ज्योतिराव गोविंदराव फुले एक ऐसे व्यक्ति निकल के आते हैं जिनको एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार उनको मिलता है। मुसलमान व्यक्ति के माध्यम से गफ्फार मुंशी बेग जो थे वो महात्मा ज्योतिबा फुले का एडमिशन करवाते हैं और क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में ज्योतिबा फुले का एडमिशन होता है और उसके बाद में 7वीं तक की शिक्षा ग्रहण करते हैं। और उनको समझ में आता है कि जो 1 जनवरी 1818 को 1818 को ये जो लड़ाई हुई, ये लड़ाई के पीछे की पार्श्वभूमि क्या है, या आखिर लड़ाई क्यों हुई? अपनी स्वाभिमान की लड़ाई हुई। और उस एजुकेशन से जो महात्मा फुले ने लिया, उस एजुकेशन से उनको समझ में आया कि स्वाभिमान क्या होता है। जब वो एक नदी के किनारे पर देखते हैं कि कुछ अशुद्ध समाज के लोग, शूद्र जो लोग हैं, वो पानी पीने के लिए जाते हैं और उनका मटका फूटा हुआ होता है और वो पानी भी उस तरीके से अच्छे तरीके से उस मटके में नहीं ले पाते और अपनी गुलामी को वो इंजॉय करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसा नज़ारा देखते हुए महात्मा फुले बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और उनको समझ में आता है कि इन लोगों को शिक्षा का महत्व नहीं पता है, इसीलिए इनकी ये हालत है। इनको शिक्षा का महत्व जब हम पता करके देंगे तो ये गुलाम लोग खुद से ही क्रांति कर बैठेंगे, क्योंकि शिक्षा ये हमको क्रांति करना सिखाती है। उसके बाद में महात्मा ज्योतिबा फुले का आंदोलन शुरू हुआ। उन्होंने महारों चमारों के बच्चों को पढ़ाना लिखाना शुरू किया। और इसी 1 जनवरी का इतिहास ये भी है कि 1 जनवरी 1848 को महात्मा ज्योतिबा फुले ने पुणे के अंदर में, जहाँ पर ब्राह्मणों का वर्चस्व है, जहाँ पर सवर्णों का वर्चस्व है, ऐसी जगह पर उन्होंने सबसे पहली स्कूल खोली और वो स्कूल आज भी है। पिछले वर्ष हम जब उस स्कूल में गए थे, उस स्कूल को जब विजिट करने गए थे, तो उस स्कूल की हालत पूरी तरीके से खंडर हो चुकी है। उस स्कूल का जो वर्चस्व है, जो इतिहास है, जो हमारे महापुरुषों का इतिहास है, जहाँ से हमको प्रेरणा मिलनी चाहिए थी, वो स्कूल पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। तो ये सारे भी एक तरीके से मनुवादियों का षड्यंत्र, उस समय भी हमको रोका गया शिक्षा लेने से, और आज वर्तमान समय में 2021 में भी हमको रोका जा रहा है। तो ये एजुकेशन के कारण हमको जो परिवर्तन आया है, महात्मा ज्योतिबा फुले के दिए हुए एजुकेशन से, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई है।
भीमा कोरेगांव ये जो विषय है हमेशा से विवादों में रहा हुआ है, विवादों से घिरा हुआ है। अभी 2 साल पहले की हिस्ट्री अगर हम देखते हैं तो भीमा कोरेगांव में ऐसा माहौल बनाया गया था कि यहाँ पर वहाँ पर जो श्रद्धालु लोग थे, जो वहाँ पर मतलब कम्युनिटी, महार कम्युनिटी के जो लोग थे वहाँ पर उस विजय स्तंभ को मान सम्मान देने के लिए वहाँ पर जाते थे। तो वहाँ पर एक मनुवाद के द्वारा वहाँ के लोगों को जगह बंद कर दी गई, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन ख़त्म कर दिया गया था, वहाँ पर लोगों को असुविधा मतलब होना चाहिए ऐसी भी व्यवस्था की गई थी। तो क्या इसके पीछे की क्या हिस्ट्री है? क्योंकि वो उसके लिए उसके बाद में ही यहाँ पर जो है वो वहाँ से जो है उसका जो वातावरण जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। देखो, पूना जो है वो एक ऑर्थोडॉक्स सिटी है। ऑर्थोडॉक्स मतलब परंपरावादी है और पेशवाओं का वहाँ पर वर्चस्व रहा है। तो जब हम वहाँ का एनवायरनमेंट देखते हैं तो वो वहाँ पर जो शेड्यूल कास्ट है या फिर शेड्यूल ट्राइब है वो वहाँ पर दबा दबा सा रहता है। उसका कोई कॉन्फिडेंस नहीं है समाज का। उस समाज के अंदर मतलब जहाँ पर SC ST वहाँ पूना के अंदर अगर देखा जाए तो वहाँ पर SC ST के जो लोग हैं वो सहमे सहमे से रहते हैं। तो वो एक चीज़ है। दूसरी बात, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती है तो सांप्रदायिकता का जो माहौल है वो बड़ा ही क्या कह सकते हो, बहुत ही इसमें आ गया था। पर एक धार्मिक वातावरण बना के SC ST के विरोध में वहाँ पर काम हुआ। भीमा कोरेगांव है और वहीं पर वड़ू बुद्रुक है। ये 2 क्षेत्र है। तो जिसमें जो भीमा कोरेगांव में बाबा साहब जिनको अभिवादन करने जाते हैं 500 शूरवीरों को, वहीं थोड़ा सा कुछ दूरी के अंतराल पर संभाजी महाराज इनकी भी समाधि है। तो जो लोग यहाँ जाते हैं वो उन्हें भी अभिवादन करने जाते हैं। तो चूँकि RSS ने एक 2 जातियों में जो झगड़ा लगाने का काम किया, चूँकि संभाजी महाराज कहाँ मराठों के राजा हैं और ये जो 500 शूरवीर है ये तो अछूत समाज के हैं। तो ये अछूत समाज के लोगों को अभिवादन करने वाले जो लोग हैं वो अछूत है, वो मराठा राजा को अभिवादन कैसे कर सकते हैं? और अगर वो करते हैं तो वो जो है उनका अपमान हो जाता है। इस प्रकार से एक वातावरण वहाँ पर बनाया और उस वातावरण के तहत ये जो है ये 2 समाज के अंदर एक मतलब दंगा निर्माण करने का काम वहाँ पर हुआ। लेकिन मैं ये बता दूँ, हम कहते हैं कि 500 महार थे, 500 शूरवीर थे, लेकिन वहाँ पर 500 महार नहीं थे। वहाँ पर अलग अलग कम्युनिटी के लोग थे। वहाँ धनगर थे, वहाँ पर सुतार थे, वहाँ मराठा थे, चमार आता है कि मुसलमान थे। तो अलग अलग 500 लोगों में अलग अलग जाति के लोग उस आंदोलन में शामिल थे पेशवाओं के खिलाफ में, है ना। तो पेशवाओं के खिलाफ में यह जो आंदोलन छेड़ा गया। अब ये बताते हैं कि अंग्रेजों का और पेशवाओं का था। तो अंग्रेजों और पेशवाओं का यह युद्ध था जरूर, लेकिन लड़ाई लड़ने के लिए अंग्रेज जो है वो पीछे हो गए थे। उन्होंने जब देखा 28,000 पेशवाओं के सैनिक हैं तो अंग्रेजों ने कहा कि हम यह पॉसिबल नहीं है कि ये लड़ाई पूरी हो सके। लेकिन ये जो 500 लोग थे जिन्होंने इस देश की वर्ण व्यवस्था से जो दबे कुचले लोग थे वो तमाम 500 लोग एकत्रित आए, जिसमें महार कम्युनिटी जो है वो नेतृत्व कर रही थी। उसमें चमार कम्युनिटी के लोग थे, उसमें मराठा कम्युनिटी के लोग थे और बहुजन समाज जिसे कहते हैं, अलग अलग जाति के लोग वहाँ पर थे। और उन्होंने उस व्यवस्था के खिलाफ, जिस व्यवस्था ने तुमको पानी पीने से मतलब पानी पीने का हक नहीं दिया, जिस व्यवस्था ने तुमको चलने का अधिकार नहीं दिया, जिस व्यवस्था ने तुम्हारे मान सम्मान की इज्जत नहीं की, जिस व्यवस्था ने महिलाओं को मान सम्मान नहीं दिया, जिस व्यवस्था ने दासी प्रथा बनाया, जिस व्यवस्था ने सती प्रथा बनाया, जिस व्यवस्था ने इस देश के अंदर जातियाँ बनाई, जाति के आधार पर उनका अपमान किया, जाति के आधार पर उन्हें चलने फिरने तोड़ने का काम किया। तो ये उस व्यवस्था के खिलाफ अलग अलग लोगों ने जो विद्रोह किया वो विद्रोह ये है। और इस विद्रोह से सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट एक शुरू होती है। और लेकिन जब यहाँ पर देखा जाता है बीजेपी के शासनकाल में, तो इस प्रकार के अगर आंदोलन चलते हैं, इस प्रकार की जागृति अगर लोगों में आती है तो ये बड़ी ही खतरनाक लगती है कि भाई शेड्यूल कास्ट के लोग शिवाजी महाराज को माने, शेड्यूल कास्ट के लोग संभाजी महाराज को अपना राजा माने, शेड्यूल कास्ट के लोगों में और भी जितनी जातियां हैं 1500 जातियां हैं, वो तमाम 1500 जातियों के लोगों में भाईचारा निर्माण हो। उन 1500 जातियों के अलावा जो
हजार कम्युनिटी शेड्यूल ट्राइब में है, उनमें जो भाईचारा निर्माण हो रहा है वो भाईचारा अगर इस प्रकार के प्रोग्राम से होते हैं, अभिवादन करने से होते हैं, या उनको याद करने से होते हैं, अपने मान सम्मान की लड़ाई को मेमोराइज करने से होते हैं, या फिर ओबीसी अगर इनके साथ जुड़ जाए, मराठा इनके साथ जुड़ जाए, कहीं ना कहीं उनको डर है कि ये बहुजन अगर एक हो गए, इसीलिए फिर इस प्रकार का एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड बनाकर झगड़े लगाए जाते हैं और झगड़े लगाकर समाज के अंदर जो भाईचारा होता है उसे तोड़ने का काम किया जाता है। और वही जो है 2018 में पहला जो उन्होंने प्रयोग है, पहला जो एक्सपेरिमेंट है उन्होंने करके देखा भीमा कोरेगांव के अंदर, और वहाँ से मराठा कम्युनिटी और अम्बेडकराइट लोगों में ये झगड़ा लगाया और दोनों का भाईचारा तोड़ने की कोशिश की, और ये वो सफल भी हुए। क्योंकि जब हम पूना में गए 2018 में तो हमने वहाँ का बैकग्राउंड देखा, वहाँ का तमाम वातावरण जब हम देखते हैं तब हमको समझ में आया कि वहाँ बिल्कुल भी भाईचारा नहीं है। वहाँ कोई किसी को मदद नहीं करना चाहता, वहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं बताना चाहता, वहाँ कोई किसी को पानी तक नहीं देना चाहता। तो ये आरएसएस ने अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो सफल किया, और हमारे जैसे बहुजन आइडियोलॉजी को काम करने वाले सोशल एक्टिविस्ट, हमारा काम है समाज के अंदर भाईचारा निर्माण करने का। तो हम अक्सर करते रहेंगे, लेकिन वो भी अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए बार बार इस प्रकार के हथकंडे अपनाते रहेंगे। जैसा छत्रपति शिवाजी महाराज का जब हम शासन देखते हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में 18 पगड़ जातियाँ जो बोलते हैं मराठी में, तो ये मतलब संपूर्ण बहुजन समाज के लोग जो थे शिवाजी महाराज के संघर्ष में साथ थे। वहाँ पर महार कम्युनिटी के जो लोग हमारे शूरवीर थे उनको वो भी शिवाजी महाराज के साथ में उन्होंने बहुत बेहतरीन वहाँ पर काम किया है। तो जब शिवाजी महाराज का जब शासन था तो उस शासन में जो चीज़ें थी पूरे बहुजनों को न्याय मिल रहा था। लेकिन जब शिवाजी महाराज का शासनकाल धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है तो शिवाजी महाराज का अगर इतिहास देखते तो लोगों का कहना है कि शिवाजी महाराज की लड़ाई तो मुसलमानों से थी। अगर शिवाजी महाराज की लड़ाई मुसलमानों से, अगर उनका जो आंदोलन था वो मुगलाई के विरोध में था तो उसके बाद में तो मुगलाई आना चाहिए थी, फिर देश में पेशवाई क्यों हुआ, ये भी एक सवाल उठता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने जो सवाल किया उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि एक क्रिमिनोलॉजी का जो सिद्धांत है वो क्रिमिनोलॉजी का सिद्धांत ये कहता है कि अगर कोई दो लोग एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, इसमें जैसे कि मुगल और शिवाजी महाराज की जहाँ पर लड़ाई हम देख रहे हैं, तो शिवाजी महाराज की लड़ाई अगर मुगलों के साथ में है तो अगर शिवाजी महाराज हार जाते हैं और मुगल जीत जाते हैं तो यहाँ पर शासन आना चाहिए था मुगलों का, जैसे कि आपने कहा। तो मुगलों का शासन न आते हुए यहाँ पर अगर पेशवाई आई है, इसका मतलब ये है कि मुगलों का जो साथ है वो कहीं न कहीं उन लोगों ने दिया है जिनका शासन आया है। मतलब पेशवाई का अगर शासन आया है तो क्रिमिनोलॉजी के सिद्धांत के माध्यम से पेशवाओं ने मुगलों को सपोर्ट किया है, उनका सहयोग किया है छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य को हराने के लिए, है ना। तो यही हुआ है। और उसके बाद में जो पेशवाई आई, जिसके बाद जो स्वराज्य जो हमारा था, स्वराज्य के उलट पूरा तरीके से, जहाँ पर जैसा आपने कहा कि 18 पगड़ जातियाँ, तमाम तरीके की जातियाँ छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य में थी। इतना ही नहीं तो 70% मुसलमान छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य में थे। और वहाँ पर उसके बाद में जब अगर पेशवाई की बात करते तो इसके ये पूरा तरीके से उलट है। यहाँ पर अपोजिट हो रहा है पूरा। जी, बहुजनों का किसी भी तरीके से कोई भी भागीदारी वहाँ पर नहीं है। उनको जैसा कि इसके पहले भी हमने बात कही कि उनको पानी पीने का अधिकार नहीं था, उनको शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, शस्त्र हाथ में लेने का अधिकार नहीं था। और इतना ही नहीं तो छत्रपति संभाजी महाराज का जो हत्या हुई, उस हत्या के बाद मनुस्मृति के माध्यम से जो उनकी हत्या हुई, वो हत्या का बदला इस तरीके से जिन 1 जनवरी 1818 पर 500 शूरवीरों ने लिया है, उस बदला लेने के कारण उनके बाद उनके ऊपर इस तरीके से गुलामी ला दी कि उनके गले में गाड़गा और कमर में झाड़ू आ गया। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज को सम्मान दिया। किन्होंने सम्मान दिया? तो गणपत गोविंद गायकवाड़, जिस छत्रपति संभाजी महाराज की जो समाधि हम बड़ बुजुर्ग में देखते हैं, मतलब कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि भीमा कोरेगांव से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में वड़ू बुजुर्ग हैं, वहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि है। और उसी के सामने में गणपत गोविंद गायकवाड़ जो महार कम्युनिटी से व्यक्ति आते हैं, इन्होंने अपने घर के आंगन में छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि बनवाई है। तो उनकी भी समाधि छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि के सामने में आज भी अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इन महार कम्युनिटी के लोगों ने छत्रपति संभाजी महाराज का क्यों सम्मान दिया है, उनको अग्नि क्यों दी है, इसका बदला लेने के लिए महार
कम्युनिटी के ऊपर में, खासकर बहुजन समाज के ऊपर में गले में मटका और कमर में झाड़ू लाने का उन्होंने काम किया है। ये सबसे बड़ा कारण है हम जो कि हमारे ऊपर में गुलामी आई है, और उसके बाद में छत्रपति संभाजी महाराज का जो हत्या, उसके बाद में महात्मा ज्योतिबा फुले का जो आंदोलन चला, उसके बाद में हमको जो शिक्षा का अधिकार मिला है, और उसके बाद में कुछ परसेंट ही हमको मिल पाया है। महात्मा ज्योतिबा फुले का जो आंदोलन था, जिस तरीके से वो चाहते थे कि महार कम्युनिटी या फिर चमार कम्युनिटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं वो एजुकेशन ले पाए, लेकिन उनके ही कम्युनिटी के जो ओबीसी के लोग थे वो उनका विरोध करते थे। और इसी के साथ साथ ऐसा भी कहते थे कि महात्मा ज्योतिबा फुले अगर पढ़ाई लिखाई करेंगे, उनके पिताजी को धमकाया जाता था सवर्णों के माध्यम से कि अगर आपका बेटा, मतलब कि महात्मा ज्योतिबा फुले, ये अगर पढ़ाई लिखाई करेगा तो उसके आने वाली 7 पुश्तियाँ जो है वो नरक में चली जाएंगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मनुवाद का जो जंजाल था, मनुवाद का जो एक डर था, वो किस हद तक के था, जिसका डर हमको 2018 में भी नजर आया, जो कि अगर हम कहते हैं कि मिथ्या है, ये अगर झूठा है, 28,000 पेशवाओं को 500 शूरवीर कैसे खत्म कर सकते हैं, कैसे मार सकते हैं, तो ये अगर ऐसा हो सकता नहीं तो फिर वो हर 31 दिसंबर को 1 जनवरी पर इस बात पर डिस्कशन क्यों करते हैं, इस बात पर चर्चा क्यों करते हैं कि ये जो बात है वो गलत है कि 28,000 पेशवाओं को 500 शूरवीर कैसे मार सकते हैं। अगर आपको अगर लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता तो उस पर चर्चा करना क्यों है। लेकिन उस समय भी उनके पेट में खलबली मची हुई थी, आज भी उनके समय में खलबली मची हुई है कि बहुजन समाज इस तरीके से अपनी अस्मिता को बचाने के लिए कैसे सवर्णों के खिलाफ में आ सकता है, वो अपना स्वाभिमान कैसे फिर से पुनर्जीवित कर सकता है। ये उनके दिमाग में है, ये उनके पेट में खलबली मची रहती है, और इसी का बदला जो उन्होंने लिया है इन 500 शूरवीरों को मान सम्मान देने के लिए, उनको मान वंदना देने के लिए हमारे विश्व रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उन्हें नमन करने के लिए जाते थे। इतना ही नहीं तो जिन्होंने बहुजन समाज के अंदर में 4200 किलोमीटर चलकर पूरे देश भर के अंदर में जय भीम का नारा गूंजा है, ऐसे मान्यवर कांशीराम साहब भी बाबा साहब के ही तरह 1 जनवरी 1818 को जो शौर्य दिवस पर उन्हें मान वंदना देने के लिए जाते थे। तो हमारे बहुजनों का जो इतिहास रहा है, हम बार बार ये कहते हैं, और आपके चैनल के माध्यम से फिर से मैं दोहराना चाहूँगा कि बहुजनों का जो इतिहास है वो गौरवशाली इतिहास रहा है। हमें अपने महापुरुषों से, हमें अपने पूर्वजों से हर बार एक स्वाभिमान हमारे अंदर आता है कि हम उन 500 शूरवीरों की औलादे हैं जिन्होंने इस देश के अंदर में स्वाभिमान की ऐसी लड़ाई लड़ी कि आज भी 2021 आ गया तो हमें उस स्वाभिमान की जो लड़ाई है, उस लड़ाई की जो जोत है, वो ज्वाला है, वो इतनी तेज है कि आज भी हमें वो फील होता है जब भी हम भीमा कोरेगांव जाते हैं। और भीमा कोरे जाने के बाद में हमको लगता है कि यही वो सरजमी है जहाँ पर हमारे महापुरुषों ने 2 दिन भूखे रहकर उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है। इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि एक बात कही जाती है कि एक एक आदमी को 56 लोगों ने एक आदमी को मार दिया। आप समझ सकते हैं कि मैं अकेला 56 लोगों को भारी हूँ। जो बात निकल कर आती है वो वही शौर्य दिवस से निकल कर आती है, वही लड़ाई से निकल कर आती है कि एक को मैं 56 लोगों को देख सकता हूँ। तो वो 56, हाँ, तो आप सोच सकते हैं कि अगर 28,000 को 500 से आप डिवाइड करते तो आपको कैलकुलेशन में 56 मिलता है। तो एक व्यक्ति ने 56 लोगों को मारा है, और इतना ही नहीं तो उसके बाद में भी कुछ ही लोग शहीद हुए उसमें से, और काफ़ी सारे लोग हमारे 500 में से बच चुके हैं। तो ऐसा हमारा इतिहास है, और जिसके कारण आज हम जो ज़िंदगी जी पा रहे हैं, अगर वो 500 शूरवीरों ने अगर वो लड़ाई नहीं लड़ी होती, अगर वो स्वाभिमान उनके अंदर में नहीं जिंदा हुआ रहता, तो महात्मा ज्योतिबा फुले भी निकल कर नहीं आते, उनको एजुकेशन नहीं मिल पाता, और उनको एजुकेशन नहीं मिल पाता तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी नहीं बन पाते, और बाबा साहब अगर नहीं होते तो हमारा नामो निशान नहीं होता। आज हम जो नज़र आ रहे हैं, आज हम जो माइक पर भी बोल पा रहे हैं, हमारे बदन पर जो कपड़ा है, ये उन्हीं महापुरुषों के बदौलत है जिन्होंने वो लड़ाई लड़ी है। ऐसे महान शूरवीरों को मैं आपकी इस चैनल के माध्यम से मान वंदना देना चाहता हूँ, उनको सलाम करना चाहता हूँ। अभी तक के हमने चर्चा की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे, लेकिन वर्तमान की परिस्थिति को हम जब ध्यान में रखते हैं तो भीमा कोरेगांव इस विषय पर बहुत से बहुजन नेता वहाँ पर अपनी पॉलिटिक्स मजबूत करते हैं, और वहाँ पर पॉलिटिक्स मजबूत करते करते ही अपना जो चेहरा है खुद को बड़ा दिखाने का काम करते हैं। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो ये तो है ऐसे, देखो बहुजन आंदोलन चलाने के लिए या फिर चला रहे हैं तो इसका डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि इस देश के अंदर 2 विचारों की हमेशा लड़ाई चली है। जी बिल्कुल, है ना, एक मनुवादी विषमतावादी और एक समानता को चाहने वाले लोगों की, गैर बराबरी की और बराबरी वालों की। अब हमको इसमें आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि बराबरी की व्यवस्था को इस्टेब्लिश करने के लिए कौन आंदोलन चला रहा है।
ऐसे तो काफ़ी सड़क पर कई नेता, हर गली में नेता मिल जाएंगे, है कि नहीं? हर गली गली में नेता है। तो गैर बराबरी वाली व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए कौन से संगठन काम कर रहे हैं, ये आइडेंटिफाई करना हमारे इंटेलेक्चुअल लोगों का काम है। वहीं बराबरी की व्यवस्था के लिए कौन लड़ रहा है, राष्ट्रीय लेवल पर कौन लड़ रहा है, इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पाते? हमारे समाज में बड़े पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। तो ये इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि ये इस देश के अंदर जो दो विचारों की लड़ाई चली, तो गैर बराबरी वाली व्यवस्था को बरकरार रखने वालों ने हमेशा एक षड्यंत्र अपनाया, वो है भ्रांतियाँ फैलाने का, मतलब समाज के अंदर कन्फ्यूजन निर्माण कर दो। तो इसी प्रकार के दंगों के माध्यम से या एक्सीडेंटल नेताओं का निर्माण करने का काम जो है ये मनुवादी व्यवस्था ने किया, गैर बराबरी वाली व्यवस्था ने किया, ताकि जो लोग हैं अपने सच्चे नेता को नहीं पहचान पाए, सच्चे नेता को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, सच्चे आंदोलन को नहीं समझ पाए। और कहीं ना कहीं जिस आंदोलन के रास्ते से हम निकलते हैं, जिस आंदोलन के रास्ते से हम जाते हैं, वो रास्ता कहीं ना कहीं जाकर मनुवादी शक्तियों को ही मजबूत करे। तो इसीलिए ये जो नए नए चेहरे, एक्सीडेंटल जो नेता निर्माण होते हैं, इससे समाज ने जो है, मतलब हादसों से जो निर्माण होते हैं नेता, उनसे समाज ने सावधान रहना चाहिए, उससे समाज ने जो है उससे बिवेयर होना चाहिए। ये एक बात मैं आज के इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगी। और दूसरी बात, समाज के अंदर जो कन्फ्यूजन निर्माण होता है, उस कन्फ्यूजन को भी समझने की जो क्षमता है वो समाज में आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, इस पर भी लेकर अब क्या कर सकते हैं, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता, उस विषय को ख़त्म नहीं किया जा सकता, ये नकारा नहीं जा सकता कि 28,000 पेशवाओं का जो 28,000 पेशवाओं को ख़त्म करने का काम जिन शूरवीरों ने किया, तो ये अकल्पनीय बात है, ऐसा उनको लगता है। तो मतलब कि 1817 का 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी 1818 का जो दिन है, और फिर वो पूरी रात, तो ये अकल्पनीय लगती है उनको। और ये अकल्पनीय लगती है तो इसके कई सबूत हमारे पास हैं। बिल्कुल, अंग्रेजों की डायरी में है, पेशवाओं ने खुद अपने डायरी में ये नोट करके लिखा है कि ऐसी ऐसी उस समय की ऐसी ऐसी घटना थी। बावजूद इसके समाज में कन्फ्यूजन निर्माण करने के लिए वैचारिक तरीके से डिस्कशन किया जाता है कि लोग कंफ्यूज हो जाए, अरे हाँ हो सकता है मिथ्या है। कई हजारों सालों से यहाँ पर धर्म ग्रंथ एक मैथोलॉजी के तौर पर है, बावजूद इसके लोग इसे मानते, इस पर चर्चा नहीं हो रही है, लोग इस पर विश्वास कर रहे हैं। लेकिन जिसके सबूत हमारे पास है, अंग्रेजों की डायरियों में लिखे हुए हैं, कई ब्राह्मणों ने खुद लिखा है, पेशवाओं ने खुद लिखा है, तो उन चीज़ों को भी लेकर वो उनको भी अब झूठा बताने का काम वो करते हैं। उसी प्रकार नेताओं को भी, जो सच्चा नेता है उसे दबाने का, उसे झुटलाने का, उसे धुंधला करने का काम करते हैं, और हादसों से ऐसे नेताओं का निर्माण करते हैं जिनका नाम मैं लेना नहीं चाहूँगी। नाम लेने से छोटे लोग बड़े हो जाते हैं, जो छोटे नेता होते हैं बड़े हो जाते हैं। तो ये समाज के अंदर होते रहेगा, और हम ये समाज को हमेशा समझाते रहेंगे कि तुम्हारा सच्चा नेता कौन है। हादसों से निर्माण होने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा लंबे रेस के घोड़े नहीं होते। जिग्नेश मेवानी एक हादसे से निर्माण हुआ, कांग्रेस में जाके ख़त्म हो गया। ऐसे कई लोग हादसों से निर्माण होंगे, लेकिन जो नेता त्याग, तपस्या, बलिदान से पैदा होते हैं, वो एक उद्देश्य लेकर समाज के अंदर काम करते हैं। एक उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए संपूर्ण जीवन, संपूर्ण जवानी लगा देते हैं। उन नेताओं को पहचानना, समाज ने पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं हो पाया तो बड़ी तकलीफ़ हो जाएगी, हमारे आने वाले भविष्य के लिए भी बहुत ही खतरनाक चीज़ है। तो इस तमाम विषय पर चर्चा करने के बाद में साथियों, हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं और बोल सकते हैं कि ये जो इतिहास था ये कहीं मिथक नहीं था। इसके बहुत सारे हिस्टोरिकल जो एविडेंस है वो हमारे पास में है। आप अंग्रेज़ों का विजय स्तंभ देखिए, जहाँ पर उन्होंने विजय स्तंभ के ऊपर उन महार सैनिकों का वहाँ पर नामांकन वहाँ पर उन्होंने दर्ज किया है। उसके साथ ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो थे, हर साल भीमा कोरेगांव में विजिट देते थे और अपने पूर्वजों के इतिहास को वहाँ पर जागृत करने का काम वहाँ पर बाबा साहब करके आए थे। उसके बाद में कहीं ना कहीं
मान्यवर साहब कांशीराम जी ने भी वहाँ पर बहुजनों का जो इतिहास है उसको जागृत करने का काम यहाँ पर महाराष्ट्र में जब वो काम कर रहे थे तब उन्होंने किया है। तो ये जो एक भ्रांति यहाँ पर समाज में फैलाई जा रही है कि ये मिथक है, तो ये मिथक ना होकर ये इतिहास है और इस गौरवशाली इतिहास को बहुजन समाज ने जो है बड़ी गौरवशाली जो इतिहास को जो है बहुजन समाज ने वहाँ पर जाके उस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए। आज जो है 31 दिसंबर की रात है, आज ही के रात में 500 शूरवीरों ने 500 महारों की टुकड़ी ने 28,000 पेशवा को गाजर मूली की तरह काट कर वहाँ पर रख दिया था और आज ही के रात से कल सुबह तक के मतलब 14 से 18 घंटे लड़ाई करने के बावजूद यहाँ पर 28,000 के पेशवाओं को मार गिराने का काम जो है यहाँ पर महार सैनिकों के टुकड़ी ने किया था। इस विषय पर अगर आप सोचते हैं, अगर आप अपनी कमेंट देना चाहते हैं तो आप इस विषय पर अपनी बात ज़रूर रखें। अगर आपको पॉसिबल है, पूना के आप नज़दीक में है तो भीमा कोरेगांव के इतिहास को, वहाँ की क्रांति को वहाँ पर जाकर के देखिए, महापुरुषों के गौरवशाली इतिहास को देखिए, पूर्वजों के गौरवशाली इतिहास को वहाँ पर जाकर के देखिए। और इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या कमेंट है, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और बने रहे द थिंक पर। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।